स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 जुलाई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आई हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में विधानसभा मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान बिहार विधानसभा में कल वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर बड़ा हंगामा देखने को मिला। स्पेशल रिवीजन को लेकर के जब तेजस्वी यादव ने तीखे सवाल पूछे तो नीतीश कुमार सीट से खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अरे जानते हो बच्चा ना हो। नीतीश कुमार ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव में जितना उलझुल बोलना हो तो बोलिए। पहले किसी ने महिला को कुछ दिया था, अरे हमने ही तो 50% दिया था। इसकी माता थी तो उसी पर तो नहीं बोल रहे हैं। हमने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण शुरू किया है। आपने मुस्लिम समुदाय के लिए क्या किया? या उनके लिए भी तो सारा काम हमने ही किया है। या नीतीश कुमार ने कहा कि पहले तो आप सरकार में थे ना, काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, 7 साल तुम्हारे पिताजी के मंत्री थे, तुम्हारी माता मंत्री रही, मुख्यमंत्री रहे, उस समय क्या स्थिति थी? 20 साल का हमारा काम रहा। आज तीसरा ही दिन है, फिर चुनाव होने वाला है। जो हमने कितना काम शुरू किया है। पहले आपका क्या बजट था? बिहार के साथ केंद्र सरकार भी काफी मदद कर रही है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि तुम सब जानते हो, बच्चा ना हो जी। जब हम साथ में थे तब तो हमारी बहुत बड़ाई कर रहे थे, जब हम लोगों ने बहुत काम किया। तुम बहुत बच्चे हो। दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार के 51 लाख वोटर्स के नाम हटाया जाएगा या चुनाव आयोग हटा देंगे। आपको बता दो कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले चुनाव आयोग बिहार की वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, या जिसके तहत तकरीबन 51 लाख लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। जब वजह अलग अलग हो सकती है, या कोई डुप्लीकेट एंट्री, तो फिर कोई निधन, या कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, या फिर किसी का नाम डेटा में गड़बड़ी की वजह से हटाया गया है। वहीं पर कहीं इस लिस्ट में आपका नाम भी तो शामिल नहीं है। अगर आप बिहार के वोटर हैं तो फिर जरूरी है कि एक बार वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव से पहले स्पेशल रिवीजन के तहत करीब 51 लाख नाम हटाने जा रहे हैं। इन 51 लाख लोगों में 18 लाख ऐसे हैं जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, यानी कि वे लोग सब मर चुके हैं। वहीं पर 26 लाख लोग अपना विधानसभा क्षेत्र बदल चुके हैं, जबकि करीब 7 लाख लोगों के नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है। लेकिन कई बार तकनीकी गड़बड़ी या फिर गलत जानकारी के चलते सही वोटर्स के नाम भी हट सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि बेवजह की परेशानी से बचने के लिए आप अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर लें। इसके लिए आपको www.voters.eci.gv.in वेबसाइट पर जाकर के सर्च इन इलेक्टोरल रोल के ऑप्शन के नाम चेक करें। इसमें आप इपिक नंबर या फिर नाम से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का कल तीसरा दिन था। सत्र की शुरुआत होने के 3 दिन से ही विपक्ष मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सदन में चर्चा करने की मांग पर अड़ा हुआ है। जब कल तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान वोटर लिस्ट में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विपक्ष का विरोध कल भी जारी था। महागठबंधन के विधायक कल एक बार फिर से काले कपड़े पहन करके विधानसभा पहुंचे और अंदर बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि चुनाव आयोग खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 52 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये नाम मुख्य रूप से गरीब, पिछड़े और फिर अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हैं। वहीं पर शकील अहमद ने कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि नाम काटे जा रहे हैं और अब चुनाव आयोग ने खुद मान लिया है कि ये पूरी प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक विधानसभा चुनाव रहेगी और जब तक स्पीकर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कराते, हमारा विरोध जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग अब भाजपा का एजेंट बन चुका है और फिर उसी इशारों पर काम कर रहा है। अब ये लड़ाई सिर्फ लोकतंत्र बचाने की नहीं बल्कि आर पार की लड़ाई बन चुकी है। दोस्तों बिहार के करीब 55,000 छात्र शिक्षा ऋण यानी कि एजुकेशन लोन लेकर के फरार हो गए हैं। सरकार अब इन छात्रों को तलाश रही है। एजुकेशन लोन लेकर के फरार होने वाले छात्रों में पटना और फिर समस्तीपुर से सबसे अधिक है। ये आंकड़ा तब सामने आया जब बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत शिक्षा ऋण यानी कि लोन लेने वालों की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में इस बात की जानकारी दी गई है कि पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने 60,722 छात्रों की सूची भेजी थी, लिस्ट भेजी थी,
जिन पर नीलाम पत्रवाद दायर करने का आदेश दिया गया था। उसमें 5,737 छात्रों ने शपथ पत्र दिया या फिर शिक्षा ऋण की किस्त का भुगतान किया। बाकी अभ्यर्थियों ने न ऋण लौटाया यानी कि लोन लौटाया और न ही शपथ पत्र दिया। अब लोन नहीं लौटाने वाले ऐसे छात्रों पर मुकदमा करने का आदेश दिया गया है। जब बिहार के 38 जिलों में 11,850 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा गया है, वहीं पर 27,258 पर नीलाम पत्र दायर किया गया है। अब भी 27,277 छात्र ऐसे हैं जिन पर नीलाम पत्र दायर नहीं किया गया है। जिन पर नीलाम पत्र दायर नहीं किया गया है, पटना में 4,374 पर नीलाम पत्र दायर का आदेश दिया गया है। दोस्तों, बिहार में अगले 7 दिन बारिश का तांडव देखने को मिलेगा। जब आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बिहार में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 23 जुलाई से अगले 7 दिनों तक बिहार के कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खास करके दक्षिणी बिहार के गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल में भारी बारिश का दौर शुरू होगा, जो कि 28 जुलाई तक जारी रह सकता है। वहीं पर इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और फिर बिजली गिरने की आशंका भी है। वहीं पर उत्तर बिहार की तुलना में दक्षिण जिलों में बारिश का प्रभाव अधिक होगा, जिससे अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। वहीं पर पटना में आज आसमान साफ रहने से मौसम भीषण गर्मी और फिर उमस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कल से बादल छाएंगे और फिर 1-2 स्थानों पर बारिश के साथ ठंडा गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से बिजली के खंभों से दूर रहने, खेत में काम करने से बचने और फिर पक्के मकानों में शरण लेने की सलाह दी है। वहीं पर हाल ही में हुई बारिश ने पटना सहित 8 जिलों में उमस और फिर गर्मी से राहत दी है। वहीं पर मौसम विभाग ने रोहतास, औरंगाबाद और गया में आज 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। पूर्वी और दक्षिणी मध्य बिहार में आज ठनका और फिर तेज हवाओं की आशंका है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गंगा, कोसी और फिर पुनपुन नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन को हाई अलर्ट रखा गया है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के शासन में कभी जाति और धर्म के नाम पर काम नहीं किया है। या उनकी आलोचना अन्य कारणों से हो सकती है, लेकिन इस मसले पर निश्चित रूप से नहीं। जब बिहार की नई पार्टी जनसुराज के शिल्प सलाहकार प्रशांत किशोर ने भी बिना किसी भेदभाव के सभी को साथ रखने का वादा किया है, लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद शुरू से लेकर के आज तक जातिवाद से बाहर नहीं निकल पाई। तेजस्वी के पिता और फिर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय के नाम पर जो जातीय गोलबंदी की थी, जहाँ वह बाद में मुस्लिम यादव यानी कि MY समीकरण में बदल गई। जहाँ लालू यादव को भरोसा था कि अगर 14% यादव और 17% मुस्लिम आबादी पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई तो उन्हें नहीं छोड़नी पड़ेगी। जहाँ उनकी भविष्यवाणी 15 साल तक सही साबित हुई। यादव मुस्लिम गठजोड़ की बदौलत ही लालू यादव और फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी 15 साल तक बिहार की सत्ता में रहे। 2005 में नीतीश कुमार के उदय के बाद मुसलमानों ने राजद से दूरी बनानी शुरू कर दी। जहाँ नीतीश कुमार ने भले ही अब तक अपनी राजनीतिक रणनीति बरकरार रखी हो, लेकिन राजद की रणनीति बदलती रही है। लालू की सहमति से राजद की कमान संभालने वाले तेजस्वी को अब भी लगता है कि अगर उनके पिता जातीय समीकरण बिठा करके राज करते तो फिर सत्ता तक पहुंचने का यही आधार हो सकता था। कभी वो MY, कभी बाप यानी कि BAAP तो कभी A से Z जैसे जातीय समीकरणों की बात करते हैं। तेजस्वी 2020 के विधानसभा चुनाव में मिली सफलता से इतने उत्साहित हैं कि अब उन्हें सत्ता अपने हाथ में आती दिख रही है। ये इसके लिए उनकी ऊर्जा तरह तरह के नए जातीय समीकरण बनाने में खर्च हो रही है। लालू यादव से गुरु मंत्र लेकर के तेजस्वी यादव कुशवाहा राजपूत समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, जगदीप धनखड़ के अचानक से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा के बाद राज्यसभा के सभापति हरिवंश नारायण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की, मुलाकात की है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद अचानक उनकी राष्ट्रपति से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति बनने की रेस में भी उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है, जब उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि आगे कौन उपराष्ट्रपति हो सकता है। इसी बीच राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह को इस पद के लिए संभावित चेहरा माना जाने लगा है। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2027 से पहले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। जब नियमों के अनुसार राज्यसभा के सभापति का पद खाली होने के बाद हरिवंश नारायण सिंह ने कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी संभाल ली है। जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वही सभापति की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी बीच कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है कि नीतीश कुमार को प्रमोट करने के लिए बीजेपी ने ही जगदीप धनखड़ पर इस्तीफे का दबाव डाला था। हालांकि उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें मजबूत
मजबूत चेहरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उसके पीछे कोई मजबूत कारण है। जब पहला ये कि हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू की पृष्ठभूमि से आते हैं, दूसरा ये कि पीएम मोदी और फिर नीतीश कुमार दोनों से उनके अच्छे रिश्ते हैं, तीसरा यह है कि बिहार चुनाव को देखते हुए सत्ता पक्ष बिहार की जनता को बड़ा संदेश दे सकता है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह उपराष्ट्रपति पद की सबसे मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। नियम अनुसार उपराष्ट्रपति का पद खाली होते ही जल्द से जल्द चुनाव कराया जाना चाहिए। इसे लेकर के चुनाव आयोग कभी भी उपराष्ट्रपति चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अगर चुनाव होता है तो फिर यहाँ पर एनडीए की स्थिति मजबूत है। इस चुनाव में राज्यसभा और फिर लोकसभा के सांसद वोट डालते हैं। दोनों सदनों में मिलाकर के इस समय 786 सदस्य हैं। ऐसे में जीत के लिए कम से कम 394 वोटों की आवश्यकता होगी। अधिकतम 60 दिन के भीतर देश को नया उपराष्ट्रपति मिल सकता है। दोस्तों, पूर्व जदयू नेता और फिर लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने सस्पेंस खत्म करते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जब मंगलवार को महुआ विधानसभा सीट से अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी उन्हें टिकट देते तो ठीक है, नहीं तो फिर निर्दलीय ही महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने महुआ भावनात्मक लगाव बताते हुए कहा कि महुआ को हम जिला बनाएंगे, ये हमारी कर्मभूमि है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि महुआ वासी कह रहे हैं कि अगर राजद उन्हें टिकट ना देकर किसी अन्य उम्मीदवार को उतारती है तो फिर वो उसे हरवा देंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव से मुलाकात को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि छोटे भाई से मुलाकात होती रहती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन इस बार भी उन्होंने पार्टी से बनी दूरियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तेजस्वी को जय चंदू से दूर रहना चाहिए, जब वह उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इस दौरान पार्टी से निकाले जाने का भी तेज प्रताप यादव का दर्द छलक गया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी किसी को पार्टी से नहीं निकाल सकती, लेकिन उनको पार्टी से निकालने की कई बार कोशिश की गई। जब वहीं पर बिहार में चल रहे एसआईआर के खिलाफ राजद की विरोध में शामिल न होने को लेकर के तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर आज शनिवार नहीं है इसलिए उन्होंने काला कपड़ा नहीं पहना है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ शनिवार को काले कपड़े पहनता हूँ। दोस्तों, बिहार में 1 अगस्त से सघन जांच अभियान चलाया जाएगा, जिन्हें बिना हेलमेट वालों की बाइक जब्त हो सकती है। आपको बता दूं कि मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने कहा कि बिहार में आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार पूरी तरीके से संजीदा है। विधि व्यवस्था से जुड़ी तमाम पहलुओं पर खास तौर से ध्यान देते हुए विधि व्यवस्था को पूरी तरीके से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसमें खास तौर से बिहार में सघन वाहन जाँच अभियान चलाने की जरूरत है। इसके लिए सभी जिलों के महत्वपूर्ण स्थलों पर अस्थायी चेक पोस्ट स्थापित हो और फिर एक्शन प्लान तैयार किया जाए। वैसे सार्वजनिक स्थलों पर जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का जुटान होता है वहां पर अनिवार्य रूप से कैमरे लगाया जाए। मुख्य सचिव ने गृह, पुलिस समेत अन्य विभागों के अलावा सभी जिलों के डीएम को खास तौर से निर्देश दिए हैं। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इसके लिए अपने अपने जिलों में एसएसपी या फिर एसपी के साथ समुचित एक्शन प्लान तैयार करने को कहा गया है। दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार को जेडीयू की कमान छोड़ने के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और फिर सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी कहा कि अगर कुशवाहा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है तो उन्हें एनडीए छोड़ देना चाहिए और फिर सांसद पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उपेंद्र कुशवाहा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने तरीके से इसका जवाब दिया है। दरअसल बात यह है कि एनडीए में जेडीयू के सहयोगी दल लोक जनशक्ति मोर्चा के नेता और फिर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीतिक जन्मदिन पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। उसमें लिखा था कि नीतीश कुमार जी से अति विनम्र आग्रह है कि इस समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए इस सच को स्वीकार करने की कृपा करें कि अब सरकार और पार्टी दोनों का संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में आगे लिखा है कि सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है जिसका लाभ राज्य को भी मिलता रहे। ये फिलहाल राज्य हित में अति आवश्यक है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल है कि आखिर इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ को कितनी पेंशन मिलेगी और क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी इस्तीफे के बाद भी। तो आपको बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर के सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने पद से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया, जिससे राजनीतिक हलकों में कई तरीके की चर्चाएं तेज हो गई है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा, जहां धनखड़ ने यह फैसला अपना कार्यकाल पूरा होने से करीब 2 साल पहले लिया है। इस तरह वे ऐसे तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 11 अगस्त 2027 तक था, यानी कि अभी भी उनके करीब 2 साल बचे हुए थे, लेकिन उन्होंने समय से पहले ही पद छोड़ दिया। अब सवाल है कि पद छोड़ने के बाद भी
क्या सुविधाएं मिलती है। तो आपको बता दूं कि अगर कोई उपराष्ट्रपति 2 साल से अधिक समय तक अपने पद पर रहा हो और फिर इस्तीफा दे तो उसे रिटायरमेंट जैसी सुविधाएं मिलती है। हर महीने करीब 2 लाख पेंशन मिलती है। सरकारी टाइप 7 बंगला भी दिया जाता है। उसके बाद बिजली पानी मुफ्त दी जाती है। जब मुफ्त रेल और हवाई यात्रा भी है। वहीं पर निःशुल्क इलाज और निजी डॉक्टर की सुविधाएं भी है। वहीं पर परिवार को भी सरकारी अस्पताल में इलाज मिलता है फ्री में। वहीं पर 2 निजी सहायक यानी कि पीए, 2 पीए और जीवन साथी के लिए भी एक प्राइवेट सेक्रेटरी दी जाती है। साथ ही साथ फर्नीचर, फोन, इंटरनेट और फिर अन्य उपकरण मुफ्त में दिए जाते हैं। अब सवाल है कि आखिर उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है। तो आपको बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति को हर महीने 4 लाख रुपए वेतन मिलता है। 2018 में ये वेतन 1,25,000 रुपये से बढ़कर के 4 लाख रुपए किया गया था। वहीं पर सरकारी आवास, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, टेलीफोन स्टाफ और फिर सुरक्षा भी मिलती है। दोस्तों, बिहार सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की ओर एक और ठोस कदम उठाया है। अब परंपरागत खेती के साथ किसान मसालों की खेती से भी अच्छी खासी कमाई कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने बीज मसालों की योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को धनिया, मेथी, सौंफ, मंगरेला और फिर अजवाइन की खेती के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 की लागत का 40% यानी कि 20,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। ये अनुदान 2 किस्तों में दिया जाएगा। ये योजना न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाएगी बल्कि उन्हें मसालों की फसलों की ओर से भी प्रेरित करेगी, जिनकी बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है। अब सवाल है कि इस योजना का लाभ कौन ले सकता है। तो इस योजना का लाभ फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास कम से कम 0.25 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ जमीन है। किसानों को भूमि स्वामित्व से संबंधित प्रमाण पत्र जैसे कि राजस्व रसीद, वंशावली या फिर इकरारनामा प्रस्तुत करना होगा। या गैर रैयत किसान भी इकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना को पाने के लिए आप हॉर्टिकल्चर की वेबसाइट पर जाकर के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि आरसी और डीएल में वर्तमान मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराना जरूरी हो गया है। वाहन चालकों को डाटाबेस अपडेट करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं किया गया तो फिर साफ है कि प्रदूषण सर्टिफिकेट, आरसी और डीएल के नवीनीकरण पर रोक लगा दी जाएगी। सिर्फ यही नहीं, डीएल आरसी के 3 महीने से अधिक समय तक रद्द करने और दंड लगाने की भी कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने दी है। उन्होंने बताया है कि चालान की व्यवस्था को और दुरुस्त करने और फिर 90% तक जुर्माना राशि की वसूली के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है। पीएचसी और फिर एचएमसी में कई पदों पर भर्ती होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दूं कि विधान परिषद में कल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी दी है कि पीएचसी और एमएचसी के गठन के लिए 20,016 पदों की स्वीकृति की गई है, जिन पर जल्द ही बहाली की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये जानकारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी है। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, जहां उत्तर भारतीय लोगों को महाराष्ट्र में रहकर के मराठी बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। अब नया मामला मुंबई के घाटकोपर से सामने आया है, जहां पर एक उत्तर भारतीय महिला से एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने मराठी ना बोलने को लेकर के माफी मंगवाई। उन्होंने महिला को मजबूर किया। वहां पर मौजूद मराठी महिला उनसे कहती है कि 2 बार जय महाराष्ट्र बोल, नहीं तो फिर बिहार भेज देंगे तेरे को। इस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उत्तर भारतीय महिला बेबस नजर आ रही है और फिर मराठी महिलाओं के कहने पर माफी मांगती दिख रही है। यह करीब 1 मिनट तक सभी महिलाएं उसे घेर करके खड़ी हुई है। उससे 2 दिन पहले हुई बहस के बारे में बात करती है और कहती है कि तूने पावर दिखाई थी। दरअसल 2 दिन पहले इस महिला के साथ उसके होटल पर कुछ मराठी महिलाओं की बहस हो गई थी। उत्तर भारतीय महिला ने बहस के दौरान मराठी महिलाओं के सामने साफ तौर पर कहा था कि कुछ भी कर लो, मैं मराठी नहीं बोलूंगी। यह महिला की इस बात से मराठी महिलाओं में आक्रोश पैदा हो गया था। इसके बाद ये मामला एमएनएस कार्यकर्ताओं तक पहुंच गया। अब एमएनएस के महिला मोर्चा की कुछ महिला कार्यकर्ता उत्तर भारतीय महिला के पास पहुंच गई और फिर मराठी ना बोलने की बात कहने लगे के लिए माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करने लगी। जब महिला कार्यकर्ताओं ने महिला पर माफ़ी मांगने को लेकर के जोर डाला और माफ़ी ना मांगने पर उसे बिहार वापस भेजने की बात कहने लगी, जिसके बाद महिला ने आखिर में माफ़ी मांग ली और फिर अपनी गलती भी मान ली। इस दौरान का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है।
दोस्तों, बिहार का भागलपुर जिला न केवल अपने रेशम उद्योग और फिर जर्दालू आम के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये एक अनोखा पर्यटक स्थल भी है जो कि थाईलैंड जैसे गंतव्यों को भी टक्कर देता है। भागलपुर के कहलगांव में गंगा नदी के बीचों बीच स्थित 3 पहाड़ियां शांति बाबा पहाड़, बंगाली बाबा पहाड़ और फिर पंजाबी बाबा पहाड़ पर्यटकों के लिए एक अलौकिक आकर्षण का केंद्र है। यह पहले ये बुद्धा आश्रम, तापस आश्रम और नानक शाही आश्रम के नाम से जानी जाती थी। बिहार सरकार ने अब इन्हें रॉक कट टेम्पल के रूप में संरक्षित करने का फैसला किया है, जो कि बिहार पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कहलगांव भागलपुर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर गंगा नदी के बीच में बने इस आइलैंड के लिए मशहूर है। यह राजघाट या फिर बटेश्वर स्थान घाट से नाव के जरिए पर्यटक इन 3 स्थानों तक पहुँचते हैं। इन पहाड़ियों का दृश्य इतना मनोरम है कि ये देश विदेश के सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। गंगा की कलकल बहती धारा और फिर पहाड़ियों का प्राकृतिक सौंदर्य शांति और फिर ध्यान के लिए आदर्श माहौल प्रदान करता है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ मंदिरों, गुफाओं और फिर प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं। ये क्षेत्र विक्रमशिला गंगटोक डॉल्फिन सेंचुरी का हिस्सा है, जहाँ पर गंगा में डॉल्फिन की अठखेलियां देखने को मिलती है। यह पर्यटक नाव से इन पहाड़ियों तक पहुँच जाते समय डॉल्फिन के दर्शन का आनंद भी लेते हैं। गंगा का जलस्तर कम होने पर यह क्षेत्र पूरी तरीके से आइलैंड में बदल जाता है और ड्रोन व्यू से इसका सौंदर्य और भी निखर करके सामने आता है। यह स्थान आध्यात्मिक और फिर प्राकृतिक दोनों दृष्टिकोण से खास है। दोस्तों, बिहार में फरक्का बराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। जी हाँ, सभी गेट खोल दिए गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार में बक्सर से कहलगांव तक गंगा में उफान के बाद एहतियात के तौर पर फरक्का बराज के सभी 108 गेट खोल दिए गए हैं। जब पटना और फिर कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा सोमवार रात फरक्का में भी लाल निशान को पार कर गई। मंगलवार की शाम पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 43 सेंटीमीटर जबकि फरक्का में 20 सेंटीमीटर ऊपर था। इससे तटबंधों पर दबाव बना। जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की निगरानी 600 तटबंध सुरक्षाकर्मी तैनात किए। जब पड़ोसी राज्य में भारी बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बक्सर से फरक्का तक बढ़ रहा है। जब बक्सर में तो नदी का जलस्तर बीते साल की तुलना में 6 मीटर से अधिक ऊपर है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट्स के अनुसार जुलाई में इस अवधि में गंगा नदी में बीते 15 वर्षों में इतनी पानी कभी नहीं आया है। जुलाई से पहले सप्ताह में गंगा में पिछले साल के मुकाबले 5 मीटर अधिक पानी था। सिर्फ पटना में ही गंगा बीते साल से 2 मीटर ऊपर बह रही थी। जब बिहार के 9 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जहाँ इनमें बक्सर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, कटिहार और भागलपुर शामिल है। जहाँ नेपाल के तराई वाले इलाके में भारी बारिश के बाद कोसी और फिर बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जब बूढ़ी गंडक खगड़िया में खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कोसी, सुपौल और फिर सहरसा में मंगलवार देर रात लाल निशान से ऊपर पहुँच गई है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद छोड़ चुके हैं। जहां सोमवार को हुए घटनाक्रमों के बाद उनके इस्तीफे की वजह और फिर कार्यकाल पर चर्चाओं का दौर जारी है। अब कहा जा रहा है कि प्रोटोकॉल पसंद रहे धनखड़ को इस आदत के चलते ही कई बार विदेश यात्रा के दौरान अधिकारियों से मतभेद का सामना करना पड़ा। यह खबरें हैं कि कई बार धनखड़ की वजह से ये भी कहा गया कि विदेश यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति के बराबर प्रोटोकॉल की उम्मीद करते हैं। जो इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार जिस प्रोटोकॉल को वे सही मानते थे उस पर जोर देने की कई बार अधिकारियों से असहमति भी हुई। यह सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि होटल के कमरों से लेकर के विमान तक धनखड़ को कथित तौर पर यह लगा कि उन्हें उनके कद के हिसाब से सम्मान नहीं दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के दौरान उनकी तेहरान यात्रा का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि धनखड़ ने उन्हें मिले होटल के कमरे पर आपत्ति जाहिर की थी। यह धनखड़ का मानना है था कि ईरान में भारतीय दूतावास को उनके कद के हिसाब से कमरा देना था। यह खास बात यह है कि मिशन ने ये साफ कर दिया था कि रहने की व्यवस्था मेजबान सरकार की ओर से की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार उस यात्रा के दौरान ही धनखड़ ने विमान पर आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उपराष्ट्रपति के लिए बड़ा विमान ज्यादा उचित होता है। जब कई बार धनखड़ ने ये बताया है कि उन्हें विदेश यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जैसे प्रोटोकॉल की अपेक्षा है। सूत्रों ने अखबार को बताया है कि उन्हें बताया गया है कि छोटे देशों के राष्ट्रपति भी प्रोटोकॉल के मामले में भारत के उपराष्ट्रपति से आगे होते हैं। वहीं पर रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हुए एक कार्यक्रम के अनुसार धनखड़ ने कहा था कि आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के फोटो जरूर देखे होंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति का नहीं। मैं जब दफ्तर छोड़ूंगा तो फिर यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी के पास फोटो हो।
दोस्तों, दरभंगा जिला में वज्रपात की वजह से 2 महिलाओं की जान चली गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। जहां आपको बता दूं कि दरभंगा जिले में मंगलवार की शाम हल्की बूंदाबांदी के बीच वज्रपात से 2 महिलाओं की जान चली गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। जहां इसमें से एक महिला को उपचार के लिए DMCH में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य का 4 उपचार गाँव में ही ग्रामीण चिकित्सा ने किया। वज्रपात की घटना कमतौल थाना क्षेत्र के करजापट्टी और फिर मबी थाना क्षेत्र के सहचोड़ में शाम करीब 6 बजे हुई। वहीं पर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से वज्रपात के पीड़ित को मिलने वाली अनुदान राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिहार में नेताओं का जमघट लगना शुरू हो गया है। देश भर के बड़े बड़े नेता रैलियों में बेरोजगारी, जातीय समीकरणों और फिर विकास के वादे कर रहे हैं, लेकिन देश भर के कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रियां, होटल में खट रहे बिहारी उनको याद नहीं है। जब बिहार से बाहर रोजी रोटी कमाने गए करोड़ों मजदूर हर चुनाव में उस वोटर की तरह है जो ना तो वोट डाल पाते हैं और ना ही उनके मुद्दे इन चुनावी भाषणों में जगह बन पाते हैं। जब बिहार की वर्तमान में कुल आबादी 13 करोड़ के करीब है, जिसमें लगभग 10 करोड़ लोग वयस्क हैं। जहाँ लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन 10 करोड़ लोगों में से 3 करोड़ लोग बिहार के हैं। ये दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के वाले लोग हैं। जब पूरे भारत में प्रवासी मजदूर पैदा करने में बिहार दूसरे नंबर पर आता है, जब पहले नंबर पर अभी भी उत्तर प्रदेश है। जहाँ वहीं पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार देश में सबसे पिछड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण बिहार में रोजगार के मौके का कम होना। वहीं पर सरकार के द्वारा इसको लेकर के कोई ठोस नीति नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति औसत आय सालाना 32,227 थी, यानी कि हर महीने सिर्फ 2686 रुपये की कमाई। वहीं पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 50,341 रुपये था, जो कि बिहार से 1.5 गुना से भी ज़्यादा। इस लिस्ट में सिक्किम जैसा छोटा राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,92,000 रुपये थी। देश भर में कहीं भी कोई भी हादसा होता है तो वहाँ पर मरने वालों में बिहार के लोग ज़रूर होते हैं, चाहे वो हैदराबाद का हादसा हो या फिर सूरत में बिल्डिंग गिरने की घटना हो या फिर मुंबई में फैक्ट्री में आग लगने की घटना हो। इन सभी त्रासदियों में बिहार के ही मजदूर सबसे ज़्यादा जान गंवाते हैं। वहीं पर बिहार में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उसी बिहार के करीब 3 करोड़ वोटर बिहार से बाहर हैं, जिनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसी तरह की एक वोटर आशंका है जो दिल्ली में रहकर के जॉब करती है। वो बताती है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, सभी सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, कोई प्रवासियों की सुध लेने वाला नहीं है। वहाँ पर आकांक्षा कहती हैं कि बिहार से बाहर कमाने गए लोगों के लिए भी वोट डालने की व्यवस्था होनी चाहिए, आखिर वे भी तो बिहार के ही वोटर हैं। वहाँ पर बिहार के पश्चिम चंपारण के रहने वाले पंकज बताते हैं कि बिहार के नेताओं के पास बिहार के विकास को लेकर के कोई विजन नहीं है, इसलिए लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए और फिर सरकार को रोजगार के मौका क्रिएट करना चाहिए, जिससे बिहार के लोगों को पलायन रोक सके। दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी है। अब ईवीएम से कैसे वोट डाला जाए, इसको लेकर के घर घर चुनाव आयोग मोबाइल फोन भेज करके लोगों को बता रही है कि आखिर वोट कैसे देंगे ईवीएम से। जब विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के सभी मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से मतदान की जानकारी देने के लिए 100 जगहों पर प्रदर्शन केंद्र खोले गए हैं। इन सभी केंद्र पर मतदाताओं को असली ईवीएम पर मतदान करने की विधि से अवगत कराया जाएगा। सभी प्रदर्शन केंद्र पर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और फिर वीवीपैट लगाए गए हैं। या कोई भी मतदाता इन केंद्रों पर जाकर के मतदान की प्रक्रिया से अवगत हो सकता है। ये केंद्र खासतौर पर पहली बार मतदान कर रहे युवा मतदाताओं को जानकारी देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। मतदाता यहाँ अपनी सेल्फी भी ले सकते हैं। लगभग हर अनुमंडल में ये प्रदर्शन केंद्र खोले गए हैं और कुछ को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर मतदाताओं को ईवीएम से मतदान की जानकारी देने का काम शुरू हो गया है। वहीं पर विधानसभा चुनाव की घोषणा होने तक सभी केंद्र चालू रहेंगे। इसके अलावा हर मतदान स्थल पर मोबाइल प्रदर्शन वैन चलाने की भी तैयारी चल रही है। ये वैन लगभग हर मतदान केंद्र पर जाकर के मतदाताओं को ईवीएम और फिर मतदान प्रक्रिया से अवगत कराएगी। दोस्तों, बिहार में एसआईआर पर सियासत गरमा गई है। अब जेडीयू सांसद ने भी इस पर सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष तो पहले से ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब जेडीयू के सांसद भी सवाल उठा दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की आलोचना कर रहे हैं विपक्ष। वहीं पर संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्षी दलों के नेता तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के सांसद गिरिधारी यादव ने चुनाव आयोग पर एसआईआर को लेकर के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे जबरन थोपे जाने का आरोप लगाया। वहीं पर संसद भवन
परिसर में एक समाचार एजेंसी से बातचीत में गिरधारी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को व्यवहारिक ज्ञान की कमी है, या उसे ना तो बिहार का इतिहास पता है और न ही भूगोल। मुझे सभी दस्तावेज इकट्ठा करने में 10 दिन लगे। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, जब वह 1 महीने में दस्तखत कैसे कर सकता है? ये हम पर जबरदस्ती थोपा गया है। इसके लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए था। पर हालांकि जेडीयू सांसद ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी निजी राय दे रहा हूँ, पार्टी की राय से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही सच्चाई है। अगर मैं सच नहीं बोल सकता तो फिर सांसद बनने का क्या मतलब है? इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और फिर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य विपक्षी नेताओं ने बिहार में चुनाव आयोग की एसआईआर के मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर के मीडिया की तीखी प्रतिक्रिया और फिर सवालों का सामना भी पुलिसकर्मियों को करना पड़ रहा है। बीते दिन एक बड़े पुलिस अधिकारी के द्वारा किसानों को लेकर के एक विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद से ही उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। वहीं अब डीजीपी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एक आदेश पत्र जारी करके पुलिस अधिकारियों को मीडिया से सीधे बातचीत पर रोक लगा दी है। यह डीजीपी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर पूर्व से नामित अपर पुलिस महानिदेशक बिहार को ही पुलिस प्रवक्ता के रूप में अधिकृत किया गया है। अब किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस ब्रीफिंग या फिर बयान केवल पुलिस प्रवक्ता ही द्वारा ही प्रेस नोट के आधार पर दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि किसी भी मामले में कोई अन्य पुलिस पदाधिकारी या फिर कर्मी मीडिया को बाइट नहीं देंगे। जब प्रेस एवं मीडिया सेल द्वारा तैयार प्रेस नोट को डीजीपी की अनुमति के बाद पुलिस प्रवक्ता को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद प्रवक्ता प्रेस नोट को पढ़ करके सुनाएंगे, जिससे जानकारी दी जाएगी। मीडिया जगत में यह आदेश में सेंसरशिप जैसे पहल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं और फिर कमजोर पुलिस कार्रवाई को लेकर मीडिया लगातार सवाल उठा रहा था, जिससे डीजीपी विनय कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में अत्याधुनिक फायर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, बनाया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। चुनावी साल है तो फिर नौकरी रोजगार पर सरकार ध्यान दे रही है। इस क्रम में बिहार में 18 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक फायर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण का निर्णय लिया गया है। सरकार की ओर से इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि नए ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से राज्य के युवाओं को अग्नि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और फिर अग्नि मिशन सेवाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण के रूप में अवसर मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि ये युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाएगा और फिर रोजगार की नई संभावनाओं के द्वार भी खोलेगा। जय सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार ने अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए बिहार में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फायर टेस्टिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, जनसुराज कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है। जी हां, वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार को घर से निकलने नहीं देंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर राजनीतिक तौर पर आक्रामक दिख रहे हैं। पटना में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में उनकी पार्टी जनसुराज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। जब विधानसभा में जारी मानसून सत्र के बीच जनसुराज कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जब पुलिस और फिर कार्यकर्ताओं के बीच खूब धक्का मुक्की भी हुई। जब वहीं पर जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बताया है कि 3 मुद्दों को लेकर के उनकी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा घेरने निकले हैं। नंबर 1, सरकार की घोषणा के बावजूद भी गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए क्यों नहीं मिले। नंबर 2, दलित भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन क्यों नहीं मिली। नंबर 3, भूमि सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। आपको बता दूं कि जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम लोग यही पर डटे हुए हैं। जब तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल हमें आश्वासन नहीं देता है तो फिर हम जाने वाले नहीं है। ये जंग की शुरुआत है, हम इसका जीना दुश्वार कर देंगे। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। ये लोग पुलिस के पीछे और फिर सदन में छुप नहीं सकते। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम नीतीश कुमार को उनके घर में घेर लेंगे या किसी से डरते नहीं है। जब अभी 1 लाख आदमी ला करके उनके घर का घेराव करेंगे, उनको निकलने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उनको राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है और फिर जाने से भी रोका जा रहा है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने आगे बताया है कि शेखपुरा हाउस से विधानसभा घेराव करने के लिए वह और उनके कार्यकर्ता मार्च कर रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान में 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के बाद ये मार्च शुरू किया गया है। वहीं पर प्रशांत किशोर की पार्टी का दावा है कि पुलिस की लाठीचार्ज और धक्का मुक्की में कई पार्टी कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे ऐसा जवाब देंगे कि पूरा बिहार दिखेगा।